वेलकम टू एडोजोस। एडोजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर टेस्ट सीरीज लेकर हम आए हैं, रेलवे टेस्ट प्लस डिस्कशन। इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके डिस्कशन यहाँ पर किए जाएंगे। पूछे गए प्रश्नों पर आधारित ये चिंगारी टेस्ट है। चिंगारी टेस्ट का ये पहला वीडियो है और ये सभी 2020 के पैटर्न पर आधारित है। 2020-21 में जो एग्ज़ाम हो रहा है, इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी प्रश्नों पर आधारित आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम बाकी है और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम अभी होना है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी ये वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। उम्मीद करते हैं आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? और यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। आप लोगों को क्वेश्चन का ऑप्शन भी कमेंट करना है। जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यहाँ पर डिस्कशन में भी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि आज़ादी के बाद भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो थी वो दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम दामोदर घाटी परियोजना है, जो दामोदर घाटी पर नदी पर जो दामोदर नदी पर बनी हुई है और इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी। ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ये भी पूछा जाता है कई बार और डेट भी पूछी जाती है, तो 19 मार्च 1919। ठीक है, सब कुछ 19 है, आपको याद रखना है। 19 मार्च 1919 बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 3 बार 19 की चर्चा हो रही है, तो 19 मार्च आप याद रख लीजिए, 19 मार्च 19। ठीक है, इसके बाद इस एक्ट के हिसाब से किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। यही इस एक्ट की खासियत थी और इसकी वजह से विरोध हुआ था इसका भारत में। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कौन सा ये एक्ट था? इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ये 1919 में 19 मार्च को पारित हुआ था और इसमें क्या कहा जाता था इस एक्ट के हिसाब से? किसी भी संदेहास्पद, यानी जिस पर भी संदेह हो, उस व्यक्ति को उस पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। ये इस एक्ट के बारे में बतलाता है। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा जी ने ये करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था? वर्ष 1942 में। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद आपसे सवाल पूछा गया, कंप्यूटर चिप किसकी बनी होती है? कंप्यूटर की जो चिप है वो किसकी बनी होती है? 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कंप्यूटर चिप जो बनी होती है वो होती है सिलिकॉन की बनी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर चिप, इसको माइक्रो चिप भी कहा जाता है। कई बार सवाल में पूछा जाता है कि माइक्रो चिप किसकी बनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है। इसके बाद आपसे सवाल पूछा गया है, नकल करने में कुशल पक्षी कौन है? नकल करने में जो कुशल पक्षी है उसका नाम आपसे पूछा गया है और यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लायर बर्ड जो है वो नकल करने में कुशल पक्षी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जाननी है। लायर बर्ड जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये लायर बर्ड, जो कि नकल करने में कुशल पक्षी है
और हमिंग बर्ड के बारे में याद रखिएगा, हमिंग बर्ड जो है वो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। और ये आरआरबी एनटीपीसी में अभी पूछा भी गया है कि पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो आंसर होगा हमिंग बर्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कागज का आंसर हुआ, ये जो कागज का आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कागज का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा में होता है। कहाँ पर होता है? कनाडा में होता है कागज का सबसे ज़्यादा उत्पादन। और कागज जो है वो पेपरस नामक पौधे, सबाई घास, मुलायम घास और बांस से तैयार किया जाता है। मुख्यतः पेपरस नामक पौधे से तैयार किया जाता है। इसके अलावा घास की जो प्रकार है, एक सवाई घास, मुलायम घास और बांस। बांस भी एक घास की किस्म है, इससे भी एक सवाल बनता है। ठीक है, पूछा जाता है कि बांस क्या है, और ऑप्शन में दिया जाएगा वहाँ पर कि किस कैटेगरी का है, तो वहाँ पर एक घास भी ऑप्शन में होगा और ये घास की कैटेगरी में आता है बांस। ठीक है, तो ये बांस से भी तैयार किया जाता है, सवाई घास से, मुलायम घास से, पेपरस नामक पौधे से कागज को तैयार किया जाता है। कागज का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा में होता है और कागज का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। इसके बाद आपसे सवाल पूछा गया है, बहत किस देश की मुद्रा है? बहत जो है वो किस देश की मुद्रा है, और चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड की मुद्रा है। देखिए मुद्रा से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछा जा रहा है, जैसे अभी हाल ही में पूछा गया था इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। तो इस तरह से आपको हर देश, जो आपके खास करके जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में आपको याद रखना है। वैसे तो हर देश की मुद्रा आपको याद होनी चाहिए, उसकी राजधानी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लिया हमने, बहत की राजधानी, बहत जो है वो किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड की मुद्रा है। जापान की मुद्रा का नाम येन है, ये सबको पता है। चीन की मुद्रा का नाम युआन है और मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। यही पूछा गया था अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो इसीलिए इस तरह के लगातार क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जो पहले पूछा गया है उसी के आधारित क्वेश्चंस होंगे, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये सारे। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ के बारे में इनमें से क्या सही है? इनमें से क्या सूखी बर्फ के बारे में सही है? सूखी बर्फ किसको कहते हैं? सूखी बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो सूखी बर्फ के बारे में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका उपयोग मुख्य रूप से शीतलन एजेंट के रूप में किया जाता है। शीतलन एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है सूखी बर्फ का, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठोस CO2। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है वो शीतलन के रूप में किया जाता है, शीतलन एजेंट के। नाटकीय प्रभावों के लिए थिएटर के अंदर फॉग मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग उन वस्तुओं को पैक करने के लिए भी किया जाता है जो ठंडा या जमे हुए रहने चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम या जैविक नमूने। इनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठोस CO2 का, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग सूखी बर्फ कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक किनको कहा जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, पाइथागोरस को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, रामानुजम जो है वो एक भारतीय गणितज्ञ थे। क्या थे? भारतीय गणितज्ञ थे। पाइथागोरस यूनान के महान दार्शनिक थे और इनको ही ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। हिपोक्रेट्स जो थे, ये चिकित्सा विज्ञान के जनक कहलाते हैं। हिपोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण वर्ष 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। ठीक है, ठीक गांधी जी के 100 साल के बाद, गांधी जी जब पैदा हुए थे 1869 में, इसके ठीक 100 साल के बाद सुएज नहर का निर्माण, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फुलरीन क्या है? फुलरीन क्या है? फुलरीन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो फुलरीन एक प्रकार का क्या है? कार्बन का एक अपरूप है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फुलरीन क्या है? कार्बन का अपरूप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। फुलरीन कार्बन का, ज़्यादातर लोगों को पता है कि कार्बन का अपरूप जो है वो हीरा है
और ग्रेफाइट है, लेकिन फ्लोरीन के बारे में नहीं मालूम, तो इसको जरूर अच्छी तरह से याद रखिएगा। फ्लोरीन में कार्बन जो है वो परमाणु एक फुटबॉल की संरचना में व्यवस्थित होते हैं। फ्लोरीन के अंदर कार्बन परमाणु एक फुटबॉल के रूप में की संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसका नाम अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम पर रखा गया। क्या था? ये वास्तुकार थे, बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम पर रखा गया था इसका नाम फ्लोरीन। और यह विद्युत का कुचालक होता है। आपसे सवाल पूछे फ्लोरीन, इनमें से फ्लोरीन के बारे में क्या सही है, ठीक है, क्या क्या सही नहीं है। अब दे देगा इसकी संरचना फुटबॉल की जैसी होती है, ठीक है, यह कार्बन का अपर रूप है, इसका नाम अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पर रखा गया था, और लास्ट में देगा यह विद्युत का एक सुचालक है। तो जो सही नहीं है वो सुचालक है कि सही नहीं है तो वो कुचालक। तो कुचालक होता तो फिर वो सही होता। तो इसके सारे टर्म्स को आपको याद रखना है। विद्युत का कुचालक होता है, बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पर इनका नाम रखा गया, जो अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार थे। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु एक फुटबॉल की संरचना में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, और फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। इसके बाद आपसे सवाल पूछा गया, यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो उसे किस भाषा में आवेदन करना होगा। कोई जो है अगर किसी तरह की कोई कंप्लेन लेकर कोई केस करने के लिए या किसी भी तरह से अगर वो सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है तो उसको किस भाषा में आवेदन करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने के लिए उसको अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आठवीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। यहाँ पर जैसा कि बात किया गया कि आठवीं अनुसूची में किसी भी एक भाषा में, तो ऐसा नहीं है। 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अंग्रेजी को ही इस्तेमाल किया जाना होगा। वहाँ पर भाषा में आवेदन करने के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना होगा। संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, ये आपसे पूछा गया है, यानी आरटीआई इसको हम लोग कहते हैं। तो आरटीआई कब लागू हुआ था? वर्ष 2005 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। आरटीआई इसी को कहते हैं, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन इसको कहा जाता है, सूचना का अधिकार। इसके बाद है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहेंगे? तो इंडिया का बिस्मार्क जो कहलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है, ये याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पर है, सबरीमला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सबरीमला मंदिर कहाँ पर स्थित है? राज्य का नाम हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी केरल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है आपको, केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित यह मंदिर है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। सबरीमला में भगवान अयप्पन का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान अयप्पन का मंदिर है। और यह केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य के बीच में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। कहाँ पर है ये? केरल में पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित है सबरीमला मंदिर। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन बिम्स्टेक का सदस्य है। और बिम्स्टेक के सदस्य देश की संख्या जो है वो सदस्य देशों के बारे में आपको जब तक मालूम नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो सदस्य देश आपको याद रखना होगा। म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बिम्स्टेक का सदस्य है। पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इस क्वेश्चन में बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से होते हैं? भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये सभी बिम्स्टेक के सदस्य हैं। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया, बिम्स्टेक का सदस्य कौन है? म्यांमार है, बाकी के ये तीन नहीं है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्वास्थ्य परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर सचिवालय। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, बाकी सब जो इसके हैं वो अंग हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना होगा इसके टोटल 6 अंग होते हैं, और इन 6 अंगों के नाम आपको याद रखना है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और यहाँ पर सचिवालय। ये 6 अंग आपको याद रखने हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। लगातार इससे सवाल आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना, जिसको AAY कहेंगे, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना केंद्र सरकार के द्वारा 25 दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे, यानी जो BPL हैं, उनसे नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे के परिवारों को गेहूं जो है वो 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान यानी चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। और यही सवाल एक दिन RRB NTPC में पूछा गया है कि गेहूं, ये चावल जो है वो किस दर से अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत दिया जाता है? तो 3 रुपये पर किलोग्राम के दर से दिया जाता है। 3 रुपये पर केजी के दर से चावल दिया जाता है और गेहूं याद रखिएगा 2 रुपये पर किलोग्राम के दर से दिया जाता है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर यहाँ पर किस राज्य में है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा में स्थित है लिंगराज मंदिर, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर है? ओडिशा में भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। कलिंग शैली का ये उदाहरण है और यही पूछा गया था कि किस शैली में बना है लिंगराज मंदिर। RRB NTPC में अभी पूछा गया था। तो ये कलिंग शैली में बना है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है यह मंदिर। इसे ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। किसने? ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित यह मंदिर कलिंग शैली का उदाहरण है और यह मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चर्म रोग के उपचार में इस्तेमाल किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप जो है उसका नाम है रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें, फास्फोरस की खोज हेनिंग ब्रांड ने की थी। किसने की थी? हेनिंग ब्रांड ने। फास्फोरस के जो है वो कई अपरूप हैं, लगभग 5 अपरूप आपको याद रखने हैं। ठीक है, 5 अपरूप हैं। पहला जो है वो श्वेत या पीला फास्फोरस, दूसरा जो है वो लाल फास्फोरस, तीसरा सिंदूरी फास्फोरस, चौथा काला फास्फोरस और पांचवा बैंगनी फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को ही अगर थोड़ी देर तक धूप में रख दिया जाता है, प्रकाश में छोड़ दिया जाता है, तो ये पीला फास्फोरस हो जाता है। ठीक है, बैंगनी फास्फोरस भी याद रखिएगा, काला फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, लाल फास्फोरस और श्वेत या पीला फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस में लहसुन जैसी गंध होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर सवाल में पूछा जाता है किस फास्फोरस में लहसुन जैसी गंध होती है, तो ये श्वेत फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो पर टारगेट हम लोग 5000 लाइक का करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी इस वीडियो पर 5000 टारगेट ज़रूर पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।